नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल से राहुल गांधी और ओम बिरला खबरों में बने हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट के बाहर आकर एक तरह से ओम बिरला के ऊपर प्रहार किया और कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट चलाई जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मुझे जरूरी मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। और आज मेरे ऊपर ही कमेंट किया गया और जब मैं उसका जवाब देने लगा तो मुझे बोलने ही नहीं दिया गया और बिला वजह कार्यवाही को पार्लियामेंट की स्थगित कर दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी से इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी या फिर ओम बिरला? क्यों उनको 7, 8, 10 दिन से बोलने नहीं दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी आते हैं, कुंभ की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं और चले जाते हैं। राहुल गांधी जब उस पर जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से कुंभ पर और बेरोजगारी पर जब वो अपनी बात रखना चाहते हैं तब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब ओम बिरला राहुल गांधी को लेक्चरिंग करते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि इससे पहले भी माँ बेटे पिता पुत्री इसी तरीके से सदस्य रहे हैं और आचरण और इस सब की दुहाई दे रहे थे, नियमों की दुहाई दे रहे थे, और जब राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के लिए वो खड़े हुए तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और पार्लियामेंट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी बात कहनी पड़ी। और तब से आप ये देखिए कि जो राइट विंग है, जो बीजेपी आईटी सेल है, वो राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। और आज भी राहुल गांधी से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आप पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, क्या आप बोलेंगे? सुनिए आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। I'm never allowed to speak, brother. I don't know what you're scared of. Sir, you should say this on camera, sir, please. I'm never allowed to speak, brother. I don't know what you're scared of. Sir, you should say this on camera, sir, please. तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा है कि मुझे अंदर बोलने नहीं दिया जाता, मुझे पता नहीं है कि क्यों वो मुझसे इतना डरते हैं। तो आज भी राहुल गांधी ने अपनी उसी बात को दोहराया है और कहा है कि न जाने क्यों मुझसे इतना डरते हैं। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहती हूँ या उसका वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने इसको शेयर किया है और ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों नियमों और आचरण और इस सब की बात ओम बिरला ने कही है, क्यों कही है। देखिए वीडियो आप जरा और आप खुद सोचिए कि क्या एक भाई अपनी बहन को अगर चेहरे पर इस तरह से, सिर्फ इस तरह से उन्होंने एक तरह का एक जेस्चर किया है, उस पर आप देखिए कि ओम बिरला ने राहुल गांधी को लेक्चरिंग की है। देखिए वीडियो देखिए आप पहले जरा। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कान संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। तो आचरण, मर्यादा, प्रतिष्ठा, नियम सबकी दुहाई दी जा रही है और क्यों दी जा रही है वो आप देखिए। अब इसको लेकर महुआ मोइत्रा टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोला है। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है। मैं कहूंगी कि उस ट्वीट को दिखाएं और उसका हिंदी अनुवाद में आपको पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने लिखा है अपेरेंटली रीजन, ओम बिरला को उन्होंने टैग किया है और उन्होंने लिखा है एलओपी से नाराजगी की ये है, वो सदन के अंदर अपनी बहन का अभिवादन कर रहे हैं, ये इसकी वजह है। और हमने इस आदमी को सोनिया गांधी पर भाजपा महिलाओं द्वारा हमला किए जाने, बिदुरी के द्वारा दानिश अली को कटवा मुल्ला कहे जाने और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी हैं जिस पर उनको मुस्कुराते हुए देखा है। ये सब कुछ जब हो रहा था वो ये कह रही हैं, तो ओम बिरला को हमने मुस्कुराते हुए देखा है। बीमार दिमाग यानी कि
सिक माइंड्स, ये लिखा है महुआ मोइत्रा ने। तो बहुत गहरा प्रहार उन्होंने किया है और उन्होंने ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब कठुआ, मुल्ला और आतंकवादी और दूसरी चीजें जब कही जा रही थी दानिश अली को, तब इस तरह की मर्यादा, प्रतिष्ठा और इस सब का ख्याल नहीं आया। जब सोनिया गांधी को लेकर स्मृति ईरानी और दूसरी जो सांसद हैं वो किस तरह का आचरण वो कर रही थी, तब उनको ख्याल नहीं आया। और इसी तरीके से लगातार निशिकांत दुबे से लेकर तमाम वो लोग हैं जो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट में करते हैं, तब आचरण, मर्यादा, इस सब का ख्याल नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बहन से एक भाई की तरह उन्होंने उनके चेहरे पर जरा सा इस तरह से हाथ लगाकर उन्होंने ये क्या कर दिया, मानो जैसे भूचाल आ गया। और आप ये सोचिए, ये इतना बड़ा मसला है कि इस पर लेक्चरिंग करते हुए ओम बिरला नजर आ रहे हैं। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अमेरिका जिस तरह आके दिखा रहा है, चीन का मसला है और दूसरे इतने सारे बड़े मसले हैं जो मुबाहे खड़े हुए हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरीके से ओम बिरला की नजर नहीं जाती है और साफ तौर पर वो पक्षपातपूर्ण एक तरफा रवैया इख्तियार करते हुए वो नजर आते हैं। अब इस सब पर संजय राउत ने क्या कहा है, सुनिए आप जरा। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला है कि इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस एमपी ओम बिरला से भी मिले। देखो, बात ऐसी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा उनके एमपी और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं, लोकसभा में भी यही बात चल रही है। तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। तो आपने ये सुन लिया कि अगर इस तरह से विपक्ष को आप बोलने नहीं देंगे तो एक दिन आप पार्लियामेंट पे ताला लगाएंगे। बहुत बड़ी बात है जो संजय राउत ने यहाँ पर कही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट सिर्फ सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का एक जरिया बन गया है और विपक्ष को खामोश करने का एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि जहां पर चाहे विपक्ष की तादाद इतनी बड़ी हो, अब पिछली बार से इस बार की लोकसभा में आप देखिए फर्क कितना बड़ा है। 234 से ज्यादा सांसद है विपक्ष के पास, इंडिया गठबंधन के पास, वहीं भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है। लेकिन फिर भी जो दादागिरी है वो बिल्कुल उसी तरीके से नजर आ रही है। अब इस सब के खिलाफ जो कांग्रेस के 70 सांसद हैं, उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की, उन्होंने अपनी नाराजगी, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा कि राहुल गांधी को आखिर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। और ये कह के उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद आज भी जब आपने राहुल गांधी को सुना तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों उनसे इतना डर है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत गंभीर बात है कि एक नेता प्रतिपक्ष को अगर पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिए कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। ये संविधान की दुहाई देने वाली ये पार्टी, आप ये देखिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ये सब कुछ हो रहा है जिसको नरेंद्र मोदी लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं उसके अंदर। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि देश में क्या कुछ हो रहा है। देश जो कि अभी भी एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर हर नागरिक के समान अधिकार हैं। हमारा संविधान किसी की जाति, लिंग, भेद, धर्म के आधार पर उसे किसी भी तरीके से उसके अधिकारों को अलग अलग नहीं करता है, बल्कि सबको समान अधिकार दिए हैं। अगर होली हो तब भी मुसलमानों से कहा जाए कि आप अपने जो मस्जिदें हैं उनको ढक लीजिए, आप घर से बाहर मत निकलिए। अगर ईद हो तब भी उनसे कहा जाए कि आप बाहर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं मस्जिदों के बाहर, आप घर के ऊपर, आपका अपना घर है, आपका उस पर माली अधिकार है, लेकिन तब भी आप छतों के ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तमाम तरह की पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही हैं और ये सब कुछ कौन कर रहा है? पुलिस की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं। मेरठ से लेकर संभल तक जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और देखिए कहा क्या जा रहा है कि अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया गया तो उसका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, उस पर एफआईआर लगाई जाएगी,
उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है इस सेक्युलर स्टेट में जो संविधान से चल रहा है, जो अभी लोकतांत्रिक देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, जहां पर मुसलमानों के अधिकारों को पैरों तले हर रोज रौंदा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है कि वो अपने जो त्योहार हैं उनको मना नहीं सकते हैं। उस पर देखिए किस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही है। वही कावड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, राष्ट्रीय मार्ग जो है कई कई महीनों तक कैसे रोके जाते हैं, होली पर, दिवाली पर, हर चीज पर किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है, लेकिन कैसे इसको सिर्फ बहुसंख्यकवाद के जरिए, कैसे इसको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के तरफ इसको जाता हुआ बताया जा रहा है, ये सब आप देखिए। अब हालत ये हो गई है कि इस सब पर जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है, मैं चाहूंगी उस ट्वीट को दिखाया जाए। अब आप ये देखिए कि हालत ये हो गई है कि जयंत चौधरी तक को बोलना पड़ रहा है। जयंत चौधरी ने लिखा है पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984 और उन्होंने जो मेरठ पुलिस का फरमान है उसकी क्लिप जो है वो जारी किया। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जयंत चौधरी ने जो पोस्ट किया है, इसका मतलब है कि तानाशाही से प्रेरित सरकार या व्यवस्था, इसका मतलब है ऐसी सरकार जो हमेशा निगरानी करे और सच को दबाए और आजादी का दमन करे। ये किताब जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में लिखी थी, जिसका जिक्र, जिस नॉवेल का, किताब का जिक्र यहाँ पर जयंत चौधरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए जयंत चौधरी तक बोल पड़े हैं, हालत अब ये हो गई है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अनिल जी, पहला कमेंट राहुल गांधी को लेकर मैं आपसे चाहूंगी। राहुल गांधी ने आज भी कहा कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जाता है, न जाने क्यों वो मुझसे इतना डरते हैं। और महुआ मोइत्रा का आपने जिक्र सुना और संजय राउत को भी आपने सुना। आपका पहला कमेंट इस पर, और फिर हम सेकंड उसमें बात करेंगे जो कुछ ईद के नाम पर किया जा रहा है। देखिए, ये जो राहुल गांधी का मामला है, ऐसा है कि राहुल गांधी पहले जो उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस था उससे काफ़ी बेहतर हो गया। विपक्ष के नेता जब से बने हैं तब से वो काफ़ी आर्टिकुलेट और बहुत अच्छे ढंग से किया है। जो पिछली दफ़ा उसका जो असर देखा, अब तो एक तो गोदी मीडिया आपने बंद, मतलब मीडिया को गोदी में रख लिया है, पूरा तंत्र बनाए हुए हैं। एक अमित मालवीय है, वो बताइए उस पर तो प्रिविलेज होना चाहिए, वो जो है संसद के भीतर के बारे में जो है कमेंट कर रहा है। अब तो फ्री फॉर ऑल है ना, जो मन में आए सो करो। कैसे कर रहा है, किस हैसियत से कर रहा है, तो वो जो है वहाँ का कमेंट कर रहा है। और उसको ओम बिरला ने क्या कहा और इसका वो कौन होता है इस बारे में कमेंट करने के लिए। तो लेकिन खैर वो तो आप समझ रही है कि सब स्पेस बंद कर रखा है, बाकी स्पेस भी बंद है। तो एक स्पेस था थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा कि मणिपुर का जो मामला आया था, तो और इसके पे उसको नहीं उठाए, इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के जो विदेश वाला भाषण है उसका मुद्दा बना के खुद ही बैकआउट। पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में, मतलब भारतीय संसद में, कि विपक्ष जो ये रोकने की कार्यवाही है इसकी संसद की, उसको रोकने का काम सत्ता पक्ष कर रहा है। एकदम लिखित, मतलब समझ में परंपरागत रूप से माना जाता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है वो उनकी है, क्या सत्ता पक्ष की है। और इसमें जब स्टेलमेट होता है, जब गतिरोध होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए करते हैं। मुझको याद है कि राज्यसभा में अपने जब संसदीय कार्य मंत्री थे राजीव शुक्ला, तो उधर से ज़्यादा विपक्ष के लोगों से मिलते थे, इसीलिए कि जो आ रहा है बिल, इस पर उनकी राय कैसे रखेंगे, कोई वॉकआउट नहीं हो। और खुद जो है इसने अरुण जेटली के समय में मतलब हमको लग रहा है महीने भर से ज़्यादा एक तरह से बाइकआउट करके ही रखा हुआ था और कुछ नहीं चलने लगे। किसी का निलंबन नहीं हुआ, मतलब बाहर नहीं भेजा गया, और ये किया। तो एक तो था कि उसके बाद उन लोगों ने, मतलब सरकार ने पहल करके, बातचीत करके इसको रोका। अब है क्या कि अब उल्टा हो गया, यही लोग रोक रहे हैं। एक तो ये है कि जो विपक्ष की आवाज़ जो है वो आ नहीं पाए, एक तो है।
दूसरा कि राहुल गांधी के लिए एक बड़ा फोरम बन गया है विपक्ष का नेता पद जो है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पद को का इस्तेमाल वो ना कर पाए। मतलब जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है, इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं या देश के मुद्दे, मेरा पक्का मानना है कि वो अब सच में उनके इस दावे में दम है कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो क्या कहते हैं हमसे डरते हैं। वो डरते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जो बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपने बताया ही कि 240 और 234 में बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, उतना करीब है उनके क्या कहते हैं विपक्ष का जो की संख्या। तो ऐसे सिचुएशन में उसके विपक्ष के नेता हैं, ऐसे सिचुएशन में एक तो राहुल गांधी की पोजीशनिंग बनेगी और दूसरा है कि इंडिया गठबंधन एक रिस्पॉन्सिबल जो विपक्ष के रूप में उभरने का उसको जो मौका है वो उसको नहीं देना चाहते, ताकि बाद में ये बता सके या रोज बता सके कि वो तो कुछ संसद को चलने नहीं देते या संसद ही नहीं मतलब कुछ क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा करके अनिल जी, क्या ऐसा करके राहुल गांधी को और बड़ा नेता नहीं बना रहे हैं कि आप सीधा सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट करें, उनको हेड ऑन ले रहे हैं? तो ऐसा करके ये दिखा रहे हैं कि आप राहुल गांधी से कितना डरते हैं और साथ साथ आप उनको और बड़ा नेता बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो और अग्रेसिव होंगे फिर। निश्चित तौर पे इससे क्या हुआ है, इससे ये बातें मतलब ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी, उसमें सच्चाई नजर आने लगी है लोगों को कि ये उनको जो है उनसे डरते हैं, उनको किसी तरह चाहते हैं क्या कि दबा कर रखें। तो ये और ये देखिए ये लगातार पहले भी कर रहे थे, और जो राहुल गांधी उभरे हैं बड़े नेता के रूप में ये इसी वजह से उभरे हैं। तो क्या आपने देखा होगा पहले भी जिस तरह से उनके भाषण को लेकर के पूरा विदेश में भाषण झूठ मूठ का आरोप लगा के कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने बनाया। तो मीडिया एक देखिए एक नेक्सस बना हुआ है, मीडिया, कॉर्पोरेट और ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट, और उसमें जो है इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए जहाँ तक कि लोक संसद का सवाल है, संसद की कार्यवाही को न्यायालय भी नहीं परिभाषित कर सकती या प्रभावित कर सकती, तो वो फोरम ऐसा है जिसमें कि पूरी ऑटोनॉमी है। लेकिन अभी आप तो देख रहे हैं क्या कि उसमें भी जो रामजी लाल सुमन ने कहा उसको लेकर के बाहर में FIR और ये करने की कोशिश हो रही है। तो संसद को तो पहले ही हाइज किया हुआ था, उनको जब उनके पास ज्यादा था तो वो था, अब कम भी है तो कर रहे हैं ये। लेकिन देखिए इंडिकेशन, एक बड़ा इंडिकेशन है कि जैसे कि आपने जयंत चौधरी की बात कही थी, एक बड़ा इंडिकेशन है ऑरवेलियन स्टेट, और इसमें थोड़ा फर्क है। थोड़ा फर्क ये है कि ऑरवेलियन स्टेट में नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते हैं, वो जो है स्टेट इटसेल्फ, पूरा जो ऑरवेलियन जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल है, जिस स्टेट बिग ब्रदर की कल्पना की है उसमें कि स्टेट ऑल माइटी है, स्टेट ही पूरा ओरिएंट करता है हमारा। उसमें मैंने एक उस पर लेख लिखा ऑरवेलियन स्टेट के बारे में, हाल ही में मेरा एक अंग्रेजी अखबार में हैदराबाद के छपा है, उसमें मैंने वो लिखा है कि ये ऑरवेलियन स्टेट से भी अलग स्टेट है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ एक RSS, ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी है, वहाँ स्टेट में ही सब कुछ समाया हुआ है, यहाँ स्टेट प्लस नॉन स्टेट, और ये शिफ्ट हो जाता है। मतलब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्या कहते हैं, अपना जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट कर। आपने बोला ना कि पुलिस को निकाल रही है, आपको याद होगा कि कांवड़िया को भी बंद करने के मामले में पुलिस ने ही ऑर्डर निकाला था कि कांवड़िया के रास्ते में मुसलमान न करें, तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का। तो स्टेट विद इन द स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो स्टेट को ओवर पावर किया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स है, इट्स मोर, मतलब ये ज्यादा जटिल है ऑरवेलियन स्टेट की तुलना में, मैं आपको कहूँ। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अनिल जी, क्योंकि हम सेकंड उसमें इस पूरे उस पर बात करेंगे कि क्या करने की, कैसे पुलिसिया स्टेट बनाने की इसको कोशिश जो है वो की जा रही है, कैसे पुलिस वाले ही आकर किस तरह का बयान दे रहे हैं और हीरो बन रहे हैं
कि आपकी अगर हम सिवई खाएंगे तो आपको हमारी गुजिया भी खानी पड़ेंगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। होली खेलते हैं लेकिन ईद पर कैसे पाबंदी लगा रहे, सबकी हम बात करेंगे कि देश जा कहां रहा है और क्या इस तरह के तमगे नरेंद्र मोदी अपने ऊपर लगाकर विदेश में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांधी के सिद्धांतों की, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस सब की बात करते हैं, क्या वाकई में वो ये सब कर पाएंगे जो देश के मुसलमानों के साथ किया जा रहा है और फिर ढोंग किया जा रहा है 32 लाख किट को बांटने का। तो ये दोहरा चरित्र है जो सामने साफ तौर पर खुल के आ रहा है। लेकिन लौटूंगी राहुल गांधी पर, और राहुल लाल जी आपसे पहला कमेंट, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको, और खास तौर पर जो बात संजय राउत ने कही है कि क्यों ना आप तो इस तरह से कर रहे हैं कि इस पर आप ताला लगाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के अंदर भी सिर्फ सत्ता पक्ष, पार्लियामेंट के बाहर भी सिर्फ सत्ता पक्ष, सत्ता विपक्ष को अगर 234 भी मिल जाए तो भी आपकी मनमानी, और अगर वो 150 पे सिमटे हुए थे तो भी आपकी मनमानी, यानी कि आप इसको पूरा का पूरा एक डिक्टेटोरियल स्टेट बना रहे हैं जहां पर सिर्फ आप जो कहेंगे वही सत्य, वही आखिरी सत्य, और सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे, आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे। कितना खतरनाक है ये। उन्होंने बड़ी मेहनत मुश्किल से जो जी आ रही है आपके आवाज, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष देखिए ब्रिटेन का भी मॉडल था, संसदीय लोकतंत्र का मॉडल, और उनके समक्ष जो है कि अमेरिका का भी मॉडल था जहां पे कि जुडिशरी की सर्वोच्चता वाली स्थिति थी। बहुत मेहनत मुश्किल से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाने का मतलब ही है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में विमर्श होगा। विपक्ष सरकार के कमियों की गिनती कराएगा और सत्ता पक्ष जवाब देगा। और उस दृष्टि से सोचिए कि दूसरा जी की जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो सैडो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे में है। तो यानी आप अगर एक तरफ हम लोग प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं सदन के भीतर, तो उस तरफ राहुल गांधी एक तरह से सैडो प्राइम मिनिस्टर वाले जगह पे खड़े हैं। तो ये दर्जे के साथ वो है, अगर उन्हें बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है सदन में, ये एक बहुत ही भयावह एक स्थिति की तरफ है कि अगर उन्हें ही बोलने इस देश में नहीं दिया जाएगा तो फिर देश में असहमति के स्वर कहां सुनने के लिए मिलेंगे। प्रधानमंत्री अभी 3-4 घंटे के लंबे जो है कि पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि असहमतियों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन दुखद चीज ये है कि जैसे टीवी हम लोगों ने एक गोदी मीडिया शब्द देखा कि हमारे तमाम जो बड़े बड़े चैनल थे वो गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो गए, और वहां पे एंकर जो है वो बीजेपी पर प्रवक्ता जितना बीजेपी का पक्ष न रखता है उससे ज्यादा जो है कि कूद कूद के एंकर पक्ष रख रहे होते हैं। वो दुखद स्थिति वो दिख रही है कि चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो या लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हो। अब सोचिए ये दोनों पद हमारे संवैधानिक परंपरा में कितना ज्यादा जो है कि वो न्यायपूर्ण होना चाहिए था, और वो उस जगह पे चाहे वो बिरला साहब को ले लीजिए, चाहे जो है कि वो धनखड़ जी को हम लोग देखें, दोनों के दोनों ही अपने ड्यूटी में बिल्कुल फेल हो रहे हैं। भाई राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, चलिए बोलने नहीं दे रहे थे, और उसके बाद इस प्रकार के घृणित किस्म के आरोप। भाई बहन का प्यार भारतीय संस्कृति में कितना पवित्र प्यार माना गया है, उसको लेके अमित मालवीय टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि ये टिप्पणी कहां से होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए। तो एक तरह से हम लोग को अभी भी याद है कि कभी राहुल गांधी के ऊपर फ्लाइंग किस कर देने का आरोप लगा दिए गए थे, पहले भी हम लोगों ने देखा था पिछले सत्र के दरमियान में। यानी एक तरह से आप उन्हें बोलने तो नहीं दीजिए, लेकिन उनके छवि को खराब करने का प्रयास कीजिए कि वो एक तरह से योग्य नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं, इस बात से सहमत हूं दूसरा जी कि जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं विपक्ष के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से टारगेटेड हमले हो रहे हैं, उससे उनकी छवि बड़ी व्यापक हो रही है। हम लोग को याद है कि पिछले लोकसभा में भी उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, किस प्रकार से उनके अयोग्यता का मामला गुजरात से निकल के आया और आनंद फानंद में उनको जो है कि उनके मेंबरशिप को खत्म कर दिया गया था। उस जमाने में भी न्यायपालिका का दुरुपयोग तब भी हुआ था, वो तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनकी मेंबरशिप की फिर से बहाली हुई। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि उसके बाद किस तरह से राज्यसभा में भारी संख्या में जो है कि सांसदों का निष्कासन हुआ, लोकसभा में भी निष्कासन हुआ, जो भारतीय इतिहास में वो हम लोगों की स्थितियां कभी नहीं दिखती। दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि अभी सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जबकि सत्ता पक्ष खुद ही हंगामा खड़ा करता है। और अगर 1952 से लेकर तमाम लोकसभा के कार्यकाल को देखें हम लोग दूसरा जी, तो सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्बेंस कभी पैदा हुआ विपक्ष ने अपनी भूमिका सबसे ज्यादा अगर हम लोग हल्ला हंगामा मचाए तो 2009 से 2014 के लोकसभा के कार्यकाल में हुआ है। तो आप सोच के देखिए कि फिर भी उसमें वो तमाम
हल्ला हंगामा करते थे विपक्ष के लोग, लेकिन फिर भी कांग्रेस और जो उस समय का यूपीए गठबंधन होता था, वो यूपीए गठबंधन पूरी तरह से सावधानी के साथ विपक्ष के साथ एक संवाद करता था वो। लेकिन ये एक दुखद स्थिति है और हमें लग रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष न बोल पाए, सदन के भीतर अगर जो है कि विपक्षी सांसद अपनी बात ना रख पाए, तो सदन के बाहर के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपके पास विपक्ष के लिए कोई स्पेस ना हो, तो ये एक दुखद स्थिति है। और हमें लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहे थे, जो महुआ मोइत्रा ने कहा है वो भी बहुत ज्यादा कायदे की उन्होंने बात जो उन्होंने कही है कि भाई आप ये देखिए कि एक बहन भाई के जेस्चर को आप उनको लंबा चौड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं, आप इतना वक्त ले रहे हैं, पार्लियामेंट का वक्त कितना महत्वपूर्ण है, कितने महत्वपूर्ण मुद्दे उस पर उठने हैं, वो सब तो उठाए नहीं जा रहे। बार बार पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, अपनी मनमर्जी से, दादागिरी से एक तरह से सब कुछ चल रहा है। जब अमित शाह को बोलना होता है तो पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलती है, नरेंद्र मोदी को बोलना होता है सुचारू रूप से चलती है, जब कोई बिल पास कराना होता है सुचारू रूप से चलती है, शोर शराबा हो तब भी स्थगित नहीं किया जाता है। लेकिन विपक्ष अगर खड़ा होकर कोई बात करे तो उसे बात पर हर 2-3 मिनट 4 मिनट में स्थगित कर दी जाती है। ये एक तरह का मजाक बना दिया है। और वो कह रही हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर कटमुल्ला मुल्ला जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं, जब सोनिया गांधी को इस तरह से घेरा जाए, निशिकांत दुबे जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब ये पाठ ओम बिरला क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तब तो देखिए, तब तो दूसरा दिन हम लोगों ने देखा है कि उस समय ओम बिरला जी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं जब वो तमाम घटनाएं घटती हैं। आप याद कीजिए, तमाम फ्रेम आप दिखेंगे आपको, जब विपक्ष की तरफ से, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हमले होते हैं और उस समय उन्हें जब नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए तो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, वो भी उस घटिया तंज में जो है वो मुस्कुराने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे राहुल गांधी खड़े हो जाए, बिना किसी बात के आप सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हो, जो महुआ मोइत्रा ने कही है वो बात सबसे गंभीर बात है कि भाई सदन है वो देश का सबसे बड़े पंचायत के रूप में है संसद हमारा, लोकसभा, उसमें जो है कि देश भर के लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही चीज कही बुशरा जी की इस समय देश कितनी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पड़ोसियों के साथ संबंधों की स्थिति हो। बताइए, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि देश में जो है कि वाणिज्य मंत्री हमारे देश में कहीं बैठे हुए हैं, टैरिफ कितना लगेगा नहीं लगेगा वो हम लोगों को अमेरिका से पता चलता है बुशरा जी, वो भी ट्रंप के बयान से पता चलता है। भारत सरकार से पता नहीं चलता कि उन्होंने टैरिफ को घटाया या बढ़ाया। ट्रंप बयान देते हैं, अमेरिका में पता चलता है हम लोगों को। देश की स्थिति ये बन चुकी है, समझ में नहीं आता है कि विदेश नीति हमारा विदेश मंत्रालय चला रहा है, भारत सरकार चला रहा है या फिर ट्रंप ही चला रहा है उसे। चीन के साथ के पॉलिसीज को लेकर हम लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। पड़ोसी बांग्लादेश में क्या स्थितियां बनी हुई है वो हम लोग देख रहे हैं। देश के भीतर देश किस तरह से कर्ज जाल में डूबता चला जा रहा है, लेकिन उन मामलों के ऊपर चर्चा ना हो। भाई बहन के पवित्र संबंध के ऊपर लंबा चौड़ा सा उपदेश अगर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर देते हैं और सदन को स्थगित कर देते हैं, तो ये केवल और केवल मामला, मैंने पहले ही कहा, राहुल गांधी को टारगेट करना है, उन्हें वो सदन में ना बोल सके। वो सदन के बाहर अगर मीडिया में उनकी, आप सोचिए ना, कभी अमित शाह जी चाहे राज्यसभा में बयान दें, लोकसभा में बयान दें, 1.5 घंटे का स्पीच देते हैं, वो तमाम बड़े टीवी चैनलों पर बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, वो दूरदर्शन और संसद टीवी पे तो चलता ही। लेकिन राहुल गांधी बोले तो बोलने से पहले ही सदन स्थगित हो जाए। इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का गला घोटना। और अगर सदन में विपक्ष का ही गला घोट दिया जाएगा तो सोचिए कि देश किस स्थिति में जा रहा है। कि ये जो अभी ऑर्वेलियन स्टेट से खतरनाक स्थिति है, ये मैं सहमत हूं इस चीज से कि यहाँ पे स्टेट एक्ट है, नॉन स्टेट एक्ट है, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा था कभी। कोई कैसे, कोई बिश्नोई नाम का व्यक्ति है, वो जेल में बंद है और वहां से जब जिसको चाहे वो धमकी देता है, कुछ भी कर लेता है। तो अब तो ऑफ द रिकॉर्ड तमाम लोग ये चीजें बोल रहे हैं कि वो भी एक सरकार तंत्र का हिस्सा बना हुआ है। यानी अगर आप ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स पे ना डरे विपक्ष के लोग, तो एक अपराधी भी सामने में खड़ा कर दिया जाता है। आरएसएस के लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आएंगे, बजरंग दल के लोग आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये स्थितियां देश के लिए कहीं से सही नहीं है और हमें लग रहा है कि राहुल गांधी इससे और उभर के सामने में आएंगे। उनके पास फिर मौका यही बनता है कि वो फिर से भारत जोड़ो जो तरीके बड़े यात्रा के साथ वो बाहर आए और लोगों से सीधा संवाद करें। नहीं तो सच कहा आपने कि चाहे 150 सदस्य हो विपक्ष के लोकसभा में, चाहे वो 234 हो, ये सरकार उसे महत्व तवज्जो देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ये सरकार अंदर से बिल्कुल, जो आपने ऊपर हेडिंग दिया है, अंदर से बिल्कुल डरी हुई सरकार है। ये राहुल गांधी से डरी हुई सरकार है और विपक्ष से डरी हुई है। ये तो ये पता है कि ये किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं है। अगर रियल मोर्चे पे, प्रधानमंत्री तो कहते थे बुशरा जी, ना खाएंगे ना खाने देंगे, फिर दिल्ली में ही
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से इतने सारे जले हुए नोटों के टुकड़े कहां से दिख गए हम लोग को? इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले दिल्ली जैसे जगह पे कहां से दिखाई दे दिया? तो अगर प्रधानमंत्री निवास से जज महोदय के घर की दूरी कितनी होगी बुशरा जी? तो स्थितियां बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, और हमें लग रहा है उन्हीं मामलों से ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लग रहा है कभी औरंगजेब को लाया जाएगा, कभी हुमायूं को, कभी बाबर को, कभी राणा सांगा को, तो कभी किसी और चीज को, यानी कि हर गड़े मुर्दे जो हैं वो उखाड़े जाएंगे। अब आप ये देखिए कि रामजी लाल जो सांसद हैं, वो दलित सांसद हैं, उनके घर पर हमला किया गया है, फिर भी उन्होंने अपना बयान जो है वो दिया है। और लगातार अब अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि ये समझ नहीं आ रहा कि आप सत्ता में पिछले 11 साल से काबिज हैं, आपको बहुमत मिला, पहली बार आपको मिला, दूसरी बार उससे भी ज्यादा मिला, तीसरी बार आप बैसाखियों पर आए हैं, लेकिन आप सबक सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आखिर अनिल जी, क्या करने की कोशिश ये की जा रही है? क्या मतलब आखिर कब तक यही करके वोट हासिल करते रहेंगे? ये बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति की जा रही है, ये मुसलमानों को देश का दुश्मन, उनको जालिम बताना, उनके अधिकारों का हनन करना, हिंदुओं के त्योहार हो तो भी उन्हें डराना, उनके त्योहार हो तो भी उन्हें डराना, और उसके बाद ये कह देना पुलिस के जरिए कि आपके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे, लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, आप पे FIR होगी। और अब पुलिस को पूरा अधिकार दे दिया गया है, एक पुलिस के स्टेट में इसको तब्दील किया जा रहा है, और वो इस पावर को कितना एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने आते हैं और कुछ भी कह देते हैं। वो कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जैसे ओम बिरला नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनका रवैया देखिए। और हद ये हो जाती है कि जयंत चौधरी तक को बोलना पड़ जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने लब सी रखे हो, इसका मतलब है कि इंतहा हो गई है हर चीज की। नहीं देखिए, मतलब ये जयंत चौधरी से ही शुरू करनी चाहिए। अब मुश्किल ये है कि ये इन ऐसे ही लीजे लोगों की वजह से जो है वो ये क्या कहते हैं, बीजेपी सत्ता में है। जयंत चौधरी और चिराग पासवान और ये सब जो नौजवान जिनको कहा जा रहा था नौजवान वारिस अपने पुराने मतलब नेताओं का जो है, वो एकदम मतलब उसमें एक दो जो उदाहरण छोड़ दीजिए तो ये सब निकम्मे साबित हो रहे हैं। ये सब छोटे स्मॉल टाइमर्स हैं, इनका कोई एम्बिशन नहीं है, पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। इनको तो कंडेम करना चाहिए। ऑरवेलियन स्टेट, वो चूंकि पढ़े लिखे हैं विदेश में और सब पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, तो उनको ये मालूम है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑरवेलियन स्टेट से भी बुरा हाल है। और ये जो पुलिसिया स्टेट की आपने बात की, तो पुलिसिया स्टेट इसीलिए वो सही आपने कहा कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना एग्जीक्यूट। अगर मान लिया वो कहते हैं तो उनको न किसी जनता के पास जाना है, न उनको कोई चुनाव लड़ना है, वो तो कोई भी करके निकल जाएंगे। और उनको ये मालूम है कि उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए अदालत भी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल तब देखिए जब तक न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब जो इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी रहे। अभी तो वो आदेश का पालन भी नहीं करना चाहे तो नहीं करेंगे अगर गलत आदेश दिया है। लेकिन उनको मालूम है क्या कि वो एक तो बेईमान लोगों की भर्ती होती है, वो मतलब उनको पोस्टिंग दी जाती है। एक करप्ट सिस्टम है, एक अलग है, उसका तो कास्ट के आधार पर आधारित है। कॉमनल और कास्टिस्ट एलिमेंट सब वो सब जो है। और पुलिस के बारे में तो कई रिपोर्ट पहले से भी है, तो वो जो है उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको जो है उनका रवैया बदलने के लिए। तो पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के कई कमीशंस बन चुके हैं और कई कमेटियां बन चुकी हैं जिनके रिकमेंडेशंस है। तो वो तो खैर जो है उनमें कुछ लागू भी हुई, बहुत कम, लेकिन थोड़ी बहुत लागू हुई। लेकिन सबसे है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर डिपेंड करता है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप चाहता था कि अतीक अहमद जो है वो नहीं पहुंच पाए न्यायालय तक, तो पहले ही निपटा दिया। अब बताइए कि न्यायपालिका का ये काम नहीं था कि उनको जो है सारे लोगों को दोषी ठहराने का, कि जब पुलिस कस्टडी में, वो जुडिशियल कस्टडी में था, वो पुलिस कस्टडी में नहीं था, जुडिशियल कस्टडी में था। न्यायालय ने उनको दिया था कि इनको रखो अंदर, और उसको जो है वो अगर मारा जा गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? और जहां तक आपने ये जो, इसीलिए ये पुलिस वाला मामला, इसीलिए वो ऑर्डर दिलवाते हैं क्योंकि उनको कोई संसद में बोलने का, वो तो सरकार अपना करेगी, वो तो जैसे मन होगा बोलेंगे। वो तो आप पहले भी देख चुके हैं
कि वो किस तरह से वहाँ जो है तो क्या कहते हैं ईद के और इसके पर जो वहाँ संभल में जो था पुलिस अधिकारी, उसने स्टेटमेंट दिया था। तो जिसके मन में जो आए करो, लेकिन अब मन में आए नहीं, एक डायरेक्शन है। ये निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। 10 साल में जो कुछ मुसलमानों ने यहाँ भुगता है वो समझिए क्या कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर के, उनको बुलडोजर से लेकर के मार्जिनल, आप देखिए ना, चुनाव आयोग या उसको सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कैसे डिक्लेयर कर सकती है कि हम किसी मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। उसका डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए उसको, क्योंकि आप जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप उसमें जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है उसमें सारा है कि संविधान की जो ये है और जो स्पिरिट लेटर में उसको पालन करना है। अगर वो नहीं पालन करते हैं डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो बाकायदा अनाउंस करके किया हुआ है कि मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। तो आप ये अनिल जी, आपने ही कहा था मेरे कार्यक्रम में, अनिल जी आपने मेरे कार्यक्रम में कहा था कि आप इतनी उम्मीद और ये सवाल जो आप पूछ रही हैं कि क्या वाकई में इस देश में लोकतंत्र बचा है, अगर बचा है तभी हम सब उम्मीद करें। क्या आप अभी भी ये कहेंगे क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये दरअसल उस तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं जो बाबा लगातार जो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, जो आरएसएस का सपना है, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जिस ढिठाई से किया जा रहा है, क्या किसी तरह का कोई डर, कोई खौफ नहीं बचा है कि हम ऐसा करेंगे, हम तो जवाबदेह हैं, हम तो जनता के बीच में जाते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम विदेशों में जाते हैं जहाँ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ हम गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, हम किस मुंह से जाएंगे जब देश में ये सब कुछ हो रहा है और लगातार अलग अलग जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके बाकायदा तौर पर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स मौकों से आती रहती हैं। नहीं, देखिए आपने जो कहा ना कि लोकतंत्र के बारे में, एक तो आप दो तीन चीजें आपने कही हैं, उसमें एक एक पर आते हैं। एक तो है क्या कि मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि हम लोग लोकतंत्र की खुमारी में है, हैंगओवर जिसको कहते हैं ना। जो हमने नेहरू का लोकतंत्र देखा, हमने इंदिरा गांधी का लोकतंत्र देखा, राजीव गांधी का लोकतंत्र देखा, मनमोहन सिंह का लोकतंत्र देखा, अटल बिहारी वाजपेयी का लोकतंत्र देखा। तो इससे हम इसके हैंगओवर में है, हम अभी भी नशे में है कि हम हमारा लोकतंत्र है। कई बार होता है ना कि आपको चढ़ जाती है, आपको पता नहीं चलता कि उसका सुबह उतरने में काफी देर होती है। उसी तरह से हम एक हैंगओवर में है, लोकतंत्र का हैंगओवर है, ये लोकतंत्र नहीं है। तो ये जो है उसके हैंगओवर में है कि हमारा लोकतंत्र है। और जब आप जब खुमारी से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है खत्म हो चुका है, लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र किसी तरीके से नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि आप विदेश में जाते हैं, आप गांधीवाद की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, ये सारी बातें करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? यही अंतर है, ये अंतर है। देखिए भारत में बहुत चीजें नई है फासिज्म की, फासीवाद की, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। अभी क्या है कि हिटलर जो कहता था वही करता था, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। हिटलर कभी नहीं कहता था कि क्या कहते हैं यहूदियों से प्रेम करो, वो कहता था कि यहूदी दुश्मन है हमारे, ये जो है सो नीच है, मतलब नीच में सब कम बोल रहा हूँ, वो तो और भी कहता था, उसको डेमोनाइज करता था। और उस आदेश बकायदा दे करके कानून बनाया था कि पट्टा लेकर के घूमिए। जो आप नाजी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको क्या क्या झेलना पड़ा है ज्यूज को, वो आप देखेंगे तो बकायदा सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप उनको दे दी थी। तो जो कहता था कानून जो बोलता था वही करता था, वो छिपाता नहीं था। आरएसएस का फर्क ये है कि आरएसएस जो कहती है ठीक उसके विपरीत करती है। अब जैसे अभी सौगाते मोदी है, अब वो देखिए कुछ झोले पे तस्वीर है, मुस्कुराता हुआ, क्या कहते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा टाइप का जो गाना था, उस टाइप का आपको तस्वीर मिलेगी। और वो तस्वीर जो है वो लेकर के कोई भी मुसलमान जो गरीब मुसलमान है उसको तो अच्छा ही लगेगा ना कि उनको एक सौगात मिल रहा है। लेकिन उसके बदले में क्या ले रहे हैं? वो पूरा वक्फ बिल के जरिए, वो जो आने वाला है वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की, जो उनका अभी क्या था कि जान की पर आफत आई हुई थी, अब जो माल है उसके पर वही आफत आने वाली है। वो कोई संपत्ति नहीं रहेगी, मुसलमान को मार्जिनलाइज करना है बिना कहे हुए। और देखिए इसमें एक और सौगाते मोदी की चर्चा हुई थी, 2 लाइन
जो वो भी समझने की जरूरत है पॉलिटिकली कि ऐसा क्यों है। लोगों ने कहा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तो ऐसा मतलब, और वो आउटरीच क्यों कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कयास गोदी मीडिया में चल रहा है कि बिहार का इलेक्शन है, एनडीए का वो वोट लेना, कोई मुसलमान वोट नहीं देने वाला है, क्या कहते हैं बीजेपी की सरकार को। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सबको पता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये है नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग क्या है कि नैरेटिव क्या है आरएसएस की, कि हिंदू तो बहुत सहिष्णु होते हैं, भारत में एक सहिष्णुता चालू है, ये हमारा देश तो सबको स्वीकार करता है, ये तो मुसलमान है जो कि लफड़ा किए हुए हैं, यही आतंकवादी हैं, यही जो फैनेटिक है। तो अब वो जो है इस तस्वीर को बचाने के लिए कि जो हमारी संस्कृति में सब कुछ अच्छा है, हम तो उदार हैं, लेकिन कंकड़ कौन है, इसमें कौन सा आ गया है, इसमें जो बेस्वाद कर रहा है इस पूरी जमीन को, वो कौन है, वो है मुसलमान। आपने पॉडकास्ट में भी देखा होगा, उसको टेररिज्म से लेकर के 2002 का नरसंहार पूरी दुनिया में मतलब में गिनने लायक नरसंहार है, और उसको हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेजाइड ओवर किया एज ए स्टेट हेड के रूप में। लेकिन उसको कैसे नैरेटिव बना रहे हैं आप देख लीजिए कि दो क्या कहते हैं, संसद पर हमला, टेररिज्म, उसके फैनेटिसिज्म, और उसके बाद गोधरा, तब जो है लोग भाई क्या करेंगे। तो वही स्थिति है। ये सौगातें मोदी, अब 35 लाख पूरे वर्ल्ड में ये तस्वीर जा रही है ना, कि सौगातें मोदी दी जा रही है, पूरा मीडिया चला रहा है, दिन भर सौगातें मोदी पटना में बंट रहा है, कितने लोगों को दिया, क्या दिया, कितना घपला हुआ, ये मीडिया नहीं पता। उसमें पता करना चाहिए कि एक किट में कितना है और कितना पैसा ये किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कौन लोग इसको तस्वीर को छाप रहा है। खबर करने के तो बहुत तरीके हैं, जिसमें क्या पता, बोलने की भी जरूरत नहीं है, आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आप किट का दाम जो सैंक्शन है और ये वो सब देखिए, कुछ नहीं, वो चल रहा है कि इससे कितना मुसलमानों पर असर होगा, कोई असर नहीं होने वाला है। ये एक और खतरे की घंटी है कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है, जिसमें ये कहेंगे, और इमेज में कवर भी है, कितना हमारा प्रधानमंत्री दयालु और दयावान है, ये बताने के लिए। और क्या ये भी एक इसमें बात है अनिल जी, राहुल जी आपके पास आ रही हूँ, क्या ये भी कि देखिए मैं योगी से अलग हूँ, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं मैं उससे थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी से लाल कृष्ण आडवाणी कैसे कैसे चेहरे बदलते गए और कैसे जो उनसे पहले थे उनको उदार बनते गए। तो अब नरेंद्र मोदी अपने आप को योगी आदित्यनाथ के सामने थोड़ा उदार कि भाई उन जैसा मैं नहीं हूँ, क्या इस तरह की कोई कोशिश है? क्या आरएसएस का भी इसमें कोई हाथ हो सकता है कि क्योंकि आरएसएस अब ये चाहता है कोई बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ इस तरह का कोई बेहतर चेहरा हो जो प्रेसिडेंट बने या फिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने, तो क्या इसको भी आप देखते हैं? संक्षेप में आपसे, फिर राहुल लाल जी आपके पास आ रही। ये देखिए क्या है, ये आपने सही कहा, एक सक्सेशन वार भी चालू है, क्योंकि आखिरकार तो उम्र तो बची रहती नहीं है। और दूसरा है क्या कि आरएसएस बहुत रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी ठिकाने लगाने की जब नौबत आई, मतलब धीरे धीरे उनको फेज आउट होने दिया, और उसके बाद इनको ट्राई कर लिया आडवाणी को, उनको भी फेज आउट किया। अंत में जो है मोदी की बारी है, और उसमें कोई नियम नहीं चलाते, वो तो फर्स्ट टाइमर को चीफ बना लेते हैं प्रधान मुख्यमंत्री। अभी तो 2-2 केस 3-3 केस आप देख चुकी हैं कि फर्स्ट टाइमर को जो है तो प्राइम मिनिस्टर बना लिया, चीफ मिनिस्टर। तो वो रूथलेसली इसको डील करेंगे। तो सक्सेसर वार है जिसमें कि कई मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, लेकिन आरएसएस इस पर वो नहीं करने वाला है। तो ये जो है ना, जैसे योगी आदित्यनाथ है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। ये आप सही कह सकती हैं कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म भी चालू है, थोड़ा उदार फेस हो सकता है कि फेज जब आप निकल रहे हो, अब जैसे कि पूरा लूट मार मचा लिया, पूरा मारपीट हो गई, दंगे फसाद हो गए, उसके बाद जब हीरो निकलता है तो वो चेहरा पोंछते हुए, अपना रुमाल से अपना साफ करते हुए, और जो लास्ट पिक्चर जो बॉलीवुड में रहती है उसमें देखते हैं ना कि सब मुस्कुराता हुआ जा रहा, वो बेचारा ये है। तो किसी को विलेन बनाना है, किसी को हीरो बनना है, तो ये जो हीरो बनने की कोशिश में ये वो कवायद भी हो सकती है कि इमेज मेकओवर, कि आप जाते जाते थोड़ा बहुत जो तो चल रहा है वो तो चलेगा, उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी बेहतर छवि होगी, जो कि योगी आदित्यनाथ जो हार्डलाइनर है
लेकिन उनका हार्डलाइनर होना योगी आदित्यनाथ का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आरएसएस को। आरएसएस को प्रॉब्लम यहाँ होने वाला है, जो आपने कहा कि एक सन्यासी के वस्त्र में वो जो है सो विदेश में कॉरपोरेट घरानों में उसको डील करना वो मुश्किल होगा। उसको एक चाहिए, वो मैनेज कर लिया किसी तरह मोदी जी ने। वो गुजरात में रहे थे, कॉरपोरेट वगैरह का था उनको, तो उन्होंने इंतजाम भी कर लिया कि सब कुछ लिखा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर है, ये वो मैनेज क्योंकि उनको मुख्यमंत्री का वैसा अनुभव था। यूपी वैसा नहीं है, इसीलिए उनके लिए डिफिकल्ट होगा ये सक्सेशन वार में सक्सीड करना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिलचस्प चर्चा। और इसमें राहुल लाल जी, आपका टेक संक्षेप में, वक्त की कमी की ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरह से एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश, आप ये फरमान देखिए कि जो संभल के सीईओ कहते हैं उसको एक टीवी चैनल पर बैठकर योगी आदित्यनाथ उसको सेकंड करते हुए नजर आते हैं, यानी कि उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। वो ये भी कह रहे थे, मैं आज सुन रही थी जो उन्होंने पॉडकास्ट दिया है, कि क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि 100 मुसलमान जहां रहते हो, एक तो छोड़ दीजिए, क्या 50 हिंदू भी वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं? ये आखिर कौन से भारत की वो बात कर रहे हैं? आप जहां रहते हैं, अनिल जी जहां रहते हैं, मैं जहां रहती हूँ, मैं कह सकती हूँ मैं तो एक मिली जुली सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी बिल्डिंग में ही मैं कह सकती हूँ 2 मुस्लिम घर हैं, 2 हिंदू घर हैं, बराबर में भी इसी तरीके से है। आप और अनिल जी बता सकते हैं कि आपके यहाँ किस तरह का सेटअप है। हम जहाँ, जिस उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, वहां पर मैंने देखा, जहां मेरा घर था, एक तरफ मंदिर थी, एक तरफ मस्जिद, और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और कहाँ इस देश को लेकर जा रहे हैं? इसका कोई अंत तो होगा, क्योंकि अति तो हो गई है। इस स्टेट की तरफ तो हम लोग चले ही गए हैं। अगर संभल के सीईओ के बयान को मुख्यमंत्री अगर उसको समर्थन देते हैं, जबकि वहां के डीएम ने विरोध किया था, वो बयान का वहां के डीएम विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं, तो आप तो स्पष्ट है कि एक तरह से, और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस का अपराधीकरण बनाने, हम लोग पहले पुलिस रिफॉर्म पर बात करते थे, अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा, एक दौर था जहां पे होता था कि पुलिस हमारी गड़बड़ है, उसको कैसे सुधार किया जाए, और उसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती थी। और अब आज की परिस्थिति में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, कि खुद सरकार ही पुलिस का अपराधीकरण कर रही है। अब पुलिस रिफॉर्म से बिल्कुल एक 180 डिग्री रिवर्स के जगह पे खड़े हैं हम लोग, और यहाँ पे निर्देश देने का काम पुलिस कर रही है, जबकि निर्देश उस प्रकार की पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो राज्य सरकार का होना चाहिए था। दूसरी चीज की जो आपने सवाल पूछा कि जो मुख्यमंत्री ने कल, योगी आदित्यनाथ ने कल पॉडकास्ट में जो कहा है उन्होंने कि भाई 100 हिंदुओं के बीच में एक हिंदू परिवार रह लेगा। कल मैंने एक बड़े नेशनल टीवी चैनल पर मैंने अपना अनुभव बताया भी, जो आप हमसे पूछ रही हैं, कि मैं जहां पे हमारा क्षेत्र घर है, जो मूल घर है जहां मैं जन्म लिया मैंने, बुसरा जी, वो 80% मुस्लिम आबादी का क्षेत्र था, 20% वहां पे हिंदू आबादी है। अभी भी वही स्थितियां हैं वहां पे, और उसमें ना तो हमारे घर के या बाकी किसी को, हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे ईद का त्योहार हो, होली का त्योहार हो, दीपावली हो, हर प्रकार के पर्व त्योहारों को हम लोगों ने मिलजुल के मनाया हम लोगों ने। तो ये योगी आदित्यनाथ जी ये नया सा विश्लेषण किस भारत का कहां से उठा के लाते हैं? तो ये चीजें हैं कि एक तरह से उनके पास, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई में वो अभी इस समय शामिल हैं, और उनको चुनौती कहीं कहीं असम के हेमंता बिस्वा शर्मा से भी मिल रही है। उनको देखिए अभी केशव स्वामी, जो उनके फिर पार्टी के जो अलग, जो उनके दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से भी उनको लगातार चुनौती मिल रही है। और दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार की कहानी अलग से फैली हुई है। तो उस स्थिति में वो तो पहले भी बयान दे चुके, फडणवीस भी रेस में है, बिल्कुल वो भी रेस में, और उनकी तो दावेदारी भी मजबूत है, वो तो ब्राह्मण भी है। आरएसएस में तो चलेगा वो पूरा मामला भी जो है कि वो चित्पावन ब्राह्मण भी है, वो रेस में भी खड़े हैं वो। तो इस दृष्टि से कहीं कहीं देखिए, आप गौर कीजिए बुशरा जी, कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में कट्टरता में और वृद्धि कर दी है। उनको लगा कि काम अब उससे भी नहीं हो रहा है, तो अब थोड़ा उन्होंने दूसरा जो है कि अपने अधिकारियों को भी आक्रामक बना दिया है। लेकिन इस पूरे स्थिति में परिणाम क्या है? देखिए ये बात तो सही है, मैं जहां पे अभी जीटी रोड के किनारे रहता हूं बुशरा जी, जब कांवड़ यात्रा होगी तो पूरा का पूरा जीटी रोड बंद हो जाएगा वो, और कांवड़ यात्रा चलेगी। तो अगर कांवड़ यात्रा सड़क पे निकल सकती है, तो फिर नमाज पढ़ने का काम सड़क पे क्यों नहीं हो सकता? एक धर्म वाले के लिए पूरा सड़क ब्लॉक कर दीजिए, दूसरे वाले को कहिए कि वो अपने घर के छत पे भी नमाज ना पढ़े। तो ये एक स्थिति बन रही है। लेकिन इस कारण से हिंदू समाज भी एक चीज समझ रहा है दूसरा जी,
कि अभी जितना ढोल बाजे नगाड़े बजाए गए महाकुंभ के नाम को लेके, और अभी सोच के देखिए कि वहां पे कितनी मौतें हुई टोटल, वो आंकड़े अब तक फाइनल नहीं आए, कितने जगह भगदड़ हुए। कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने बड़े पैमाने पर भगदड़ होंगे, उस संख्या को भी सरकार स्वीकार नहीं करेगी। तो ये जो समाज में भ्रम बनाया जा रहा है। इसी में एक बात मैं ऐड करना चाह रही थी, जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको भी एक अलग तरीके से दिखाने की जरूरत है कि हम कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू तो अनिल जी भी हैं, हिंदू तो आप भी हैं, और हमारे यहाँ जितने गेस्ट आते हैं वो सब भी हिंदू हैं। तो हिंदू कौन? दलित भी हिंदू हैं, अति पिछड़ा भी हिंदू हैं, ओबीसी भी हिंदू हैं, और जो बीजेपी को वोट करते हैं, जिनकी मानसिकता आरएसएस और भारतीय जनता वाली है, जो हिंदुत्ववादी हैं, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तमाम हिंदुओं को इसमें शामिल नहीं कर सकते। हम पूरी 80% आबादी को एक साथ टारगेट करके बात नहीं कर सकते, ये भी हमें कहना होगा। बुसरा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैंने तो देखा अपने अभी के समय में कि आज से 5-6 साल पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थन कर रहे थे। उस समय वो विरोध में नहीं सुनते थे, और पिछले लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने बीजेपी के विरोध में वोट डाला। तो ये तो तय है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो अंधभक्त समर्थक ही हैं, जिनको वो ब्लाइंड, बिल्कुल उन्होंने चश्मा ही लगा लिया है, वो उससे दाएं बाएं नहीं देखने के लिए जा रहे हैं, वही लोग हैं वो। नहीं तो अगर ये सरकार अगर हिंदुओं की भी हितैषी होती तो फिर कम से कम वो कितने लोग मरे कुंभ में, कहां पे सोचिए कि अभी भी इन्होंने जो है कि जिन घटनाओं को लेकर बहुत एविडेंस है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, मीडिया में तमाम वीडियो आ गए, उन जगहों पे भगदड़ को भी सरकार ने भगदड़ नहीं माना है बुसरा जी अब तक। तो आप सोच के देखिए कि अगर ये न्याय हितैषी होते, हिंदुओं के हित का भी वास्तव में ध्यान रखते अगर, तो इनको ना तो हिंदुओं के हितों से ध्यान में रखना है, ना इन्हें मुस्लिमों के हितों का ध्यान में रखना है, इन्हें अपने ही हितों का ध्यान रखना है, बस वही काम करने में लगे हुए हैं ये। तो मुख्य चीज ये है, मैं जो कहना चाह रहा था कि एक जो व्यवस्था तंत्र है कि पुलिस सुधार करने की स्थिति थी, पुलिस का अपराधीकरण कर दीजिए। आप सोच के देखिए कि ये उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन कैमरे के सामने में आपने हत्या करवा दी। और वो किसने हत्या की हमें हम लोगों को आज तक नहीं पता। जेल के भीतर एक व्यक्ति कहता रह गया कि हमें जो है कि धीमा जहर दिया जा रहा है, लगातार उनके बयान आए, और फिर अंततः जो है कि उनका निधन भी हो गया जेल के भीतर। ये स्थितियां दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं कि स्थिति ऊपर है, अब वर्तमान काफी ज्यादा खराब है। तो इसलिए 1707 में औरंगजेब का निधन हो चुका है बुसरा जी, और हम लोग 2025 में हैं। अब आज के समय में औरंगजेब अच्छे थे बुरे थे वो विमर्श का विषय है कि हमारे आज के शासक प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं, उसका मूल्यांकन किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे हैं बुरे हैं, उनका मूल्यांकन होना चाहिए कि हम 500 साल पहले चले जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सपना दिखाएगी 2047 का, यानी फिर अभी 2025 में नहीं रहना हम लोगों को, और बातें करेंगे वो 500 साल पहले मुगल काल में चले जाएंगे। वर्तमान में जो समस्याएं हैं, वर्तमान में जो हम लोगों का जीवन है, इसके मामले को लगातार डाइवर्ट करने की कोशिश है, और यही कारण है कि वो ध्यान बटाने का काम करते हैं, क्योंकि वो हर मोर्चे पर विफल है। उनको सफलता गिनाने के लिए एक विषय वस्तु नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम बयानों को देखिए, जब युवाओं के लिए आपने क्या किया, तो इसके लिए बताते थे कि युवा जब कांवड़ यात्रा पर जाते थे, हम उनके लिए पुष्प वर्षा करते हैं। अगर कोई सरकार का मुखिया यही उपलब्धि गिनती करा सके कि हम युवाओं को हमने यही काम किया है, हमने, आप यह आंकड़े देने में सक्षम नहीं है कि आपने युवाओं को रोजगार कितने दिए, आपने महंगाई को कम करने के क्या प्रयास किए। बुसरा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है। उत्तर प्रकार में भी हमें याद है 2022 में जो योगी जी आए थे, या फिर अभी दिल्ली की जो सरकार आई थी, इन्होंने वादे किए थे होली पे फ्री सिलेंडर, दीपावली पे फ्री सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में कितने होली मन गए 2022 के बाद, और दिल्ली की नई नवेली सरकार आई, होली क्रॉस भी कर गई। महिलाओं को 2500 रुपया मिलने थे, वो भी ना मिले, होली का फ्री सिलेंडर भी नहीं मिला है, दीपावली में भी फ्री सिलेंडर मिलेंगे, दिल्ली के बजट में इसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसलिए ये अपने ही हितों का ध्यान रख रहे हैं, और दोनों समुदायों के बीच में जो भाईचारा है उसको समाप्त करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर वही दिख रहा है, वही एजेंडा है। हर रोज कोई ना कोई नया फरमान, हर रोज कोई ना कोई नया बवंडर खड़ा किया जा रहा है। सड़कों पर लोग कभी किसी के घर पर चढ़ाई करके मारपीट करते हैं, तो कभी कहीं पहुंच जाते हैं, किसी की कब्र पे पहुंचते हैं, तो कहीं दंगा होता है, तो कहीं कुछ होता है। यही तस्वीरें जो है फिलहाल देश की दिखती हुई नजर आ रही हैं, और सपने दिखाए जा रहे हैं, हसीन ख्वाब दिखाए जा रहे हैं 2047 के। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, राहुल लाल जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।